Good morning children. Welcome back to हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। आज के पाठ का शीर्षक है सूरज कुंड मेला। इस पाठ को पढ़कर समझेंगे कि सूरज कुंड मेले की क्या विशेषता है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 59 खोलिए। पेज नंबर 59। यहाँ देखिए, पाठ 8 सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला एक मेले का नाम है जो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में, यानी दिल्ली के निकट जो फरीदाबाद शहर है, उसी शहर में यह अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगता है। ये बहुत ही बड़ा मेला है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है हस्तशिल्पों का। तो इसलिए इसका नाम, इसलिए नहीं बल्कि इस मेले का नाम सूरज कुंड मेला रखा गया है। अब यहाँ देखिए, बातों बातों में को ध्यान दीजिए। मेले क्यों लगते हैं? मेला बोलने से ही हमारे मन में एक खुशी उत्पन्न होती है, हमारे अंदर एक इच्छा जागती है कि हम भी मेला घूमने जाएं। यानी इसका अर्थ यह होता है कि मेला एक मनोरंजन का चीज़ है और इस मनोरंजन के साथ साथ इस मेले में बहुत से नई चीज़ें देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, प्रश्न किया है। उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। कई ऐसी चीज़ है जिससे हमारा मनोरंजन होता है और इसीलिए हम मेला का नाम सुनते ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं। आप दूर बैठे अपने मित्र को किसी मेले के बारे में किसके द्वारा बता सकते हो? अगर मान लीजिए आप कहीं मेला घूमने गए, वो मेला आपको बहुत पसंद आया, आपको बहुत कुछ नया चीज़ें देखने को मिला, तो वो सब आप अपने मित्र को अगर बतलाना चाहते हैं तो आप किस तरह बतलाइएगा? अगर वो बहुत दूर है तो आप उसे पत्र द्वारा बतलाएंगे। आज के इस वर्तमान युग में तो हमारे पास मोबाइल वगैरह है जिसके सहारे हम दूर बैठे लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन मोबाइल के युग से पहले लोग पत्र द्वारा ही अपना हाल समाचार या अपने मन के खुशी को लिखकर व्यक्त करते थे। तो आइए आज के पाठ में भी हम लोग देखेंगे कि एक मित्र अपने मित्र को इस सूरज कुंड मेला में निमंत्रण किस प्रकार भेजते हैं और उसे उस मेले के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। आइए हम लोग मैं पाठ को पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए। 8 पटेल नगर दक्षिण, ये पत्र का पता है। 8 पटेल नगर, जहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है। दक्षिण नई दिल्ली 110008, 2 फरवरी 2000। यहाँ पर जो भी तारीख, जिस दिन हम लोग पत्र जब लिखते हैं तो जिस दिन पत्र लिखते हैं उस दिन का तारीख को लिखते हैं। तो यहाँ 2 फरवरी को लिखा गया है और 2020 के कोई भी एक तारीख में लिखा गया होगा, जैसे 2015 होगा या 2018 होगा या 2016 होगा या 2019 होगा या 2020 भी हो सकता है, 2020, क्योंकि ये 2 फरवरी है ना। तो ये उस समय लिखा गया पत्र है। प्रिय संजीव, नमस्ते। पत्र की शुरुआत इस प्रकार करते हैं, प्रिय संजीव, नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। प्रिय संजीव, यानी संजीव को ये पत्र लिखा गया है। उसका मित्र, यहाँ आप अंत में पढ़ेंगे कि अंकन नाम है उस लड़के का जिसने ये पत्र लिखा है।
प्रिय संजीव, नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। मैं यह पत्र तुम्हें दिल्ली आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। आमंत्रित शब्द को रेखांकित कर दीजिए। आमंत्रित मतलब बुलाना, यानी अंकन अपने मित्र संजीव को दिल्ली बुला रहा है। आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प मेला लगा है। ये बतला रहा है अपने मित्र को कि आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में, यानी ये सूरजकुंड मेले का जगह का नाम से ही उस मेले का नाम को भी सूरजकुंड मेला कहा जाता है, में हस्तशिल्प मेला लगा है। यानी उस मेले में इस बार हस्तशिल्प मेला लगा है। हस्तशिल्प को रेखांकित करिए। हस्तशिल्प का अर्थ होता है अपने हाथों से बना हुआ चीज, अपने हाथों से बने चीज़ें, उसको बोला है हस्त मतलब हाथ, शिल्प मतलब बनाया गया चीज़ें। तो हस्तशिल्प अपने हाथों से बनाया गया चीज़ें, उन्हीं चीज़ों का मेला लगा है। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीज़ों को देखा जा सकता है। और इसीलिए देखो यहाँ फिर एक बार मैं पढ़ रही हूँ इस लाइन को। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा, यानी भारत के गांवों में रहने वाले कारीगरों द्वारा उनके हाथों से बनाई गई चीज़ों को देखा जा सकता है। इसीलिए हाथों से बनाई गई चीज़ों को ही हस्तशिल्प कहते हैं। भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता को रेखांकित करें। हड़प्पा सभ्यता का अर्थ है हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप लोग सोशल स्टडी में पढ़े होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये वास्तुकला, वास्तुकला मतलब घरों का निर्माण। वास्तुकला को भी रेखांकित करिए। वास्तुकला होता है घरों का निर्माण, कला तो कला है बनाने के, चित्रकारी, कारीगरी। भारतीय कला एवं कलाकारी जो आपको दीवालों में तरह तरह के चित्रकारी देखने को मिलती है ना, उस सब को कला ही कहते हैं। भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है, इसका तात्पर्य है कि आप लोग पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी अर्ली मैन का। आप लोग अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़े। वो लोग किस तरह से रहते थे, गुफाओं में रहते थे और खाने का जो भी सामान उनको मिलता था वे कच्चा ही खाते थे। धीरे धीरे उनको आग की पहचान हुई और वे अपने चीज़ों को पकाकर खाने लगे। पहले तो वो रोस्ट करके खाने लगे और उसके बाद धीरे धीरे वे उसे खाने का तरीका जानने लगे। फिर वे एक जगह पर रहना शुरू किया, घर बनाकर, मिट्टी के घर हो या गुफा में। उसके बाद वे खेती बाड़ी करने लगे और इस तरह धीरे 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 वे उन्नति की ओर बढ़ने लगे, जब तक कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता क्योंकि उस समय तक, इस समय तक आते आते वे घरों का निर्माण सही ढंग से करना सीख गए थे। वे घर बनाते थे, अलग अलग कमरा बनाया करते थे और आने जाने का जो रास्ता था वो भी वो लोग सही तरीके से बनाना सीख गए थे। इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते, वे लोग सिविलाइज्ड होने लगे थे।
और इसी समय से उनका ये हड़प्पा सभ्यता से आरंभ होती है, यानी वही लोग वास्तुकला की ओर भी, हस्तशिल्प की ओर भी ध्यान देने लगे। वे अपने हाथों से तरह तरह की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हो, खिलौने हो, वो लोग बनाना प्रारंभ कर दिए थे। तो ऐसे चीज़ों का ही शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में हो चुका था और धीरे धीरे वो प्रगति की ओर बढ़ते जा रही थी। और इसीलिए कहा है कि भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है मतलब उसी समय से शुरुआत हो गई थी। मेले में मिट्टी को सुखाकर, पकाकर बनाए गए खिलौने, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, एवं पत्थर की बनी मूर्तियाँ, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्य कुशलता को उजागर करती है। ये पाठ मैं ये भाग में फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। मेले में यानी हस्तशिल्प यानी सूरजकुंड मेले में मिट्टी को सुखाकर, पकाकर बनाए गए खिलौने शिल्पियों की कार्य कुशलता को उजागर करती है। इस मेले में लोग मिट्टी को सुखाकर, मिट्टी से कुछ भी मूर्ति बनाए या कोई खिलौना बनाए, उसे वो सुखाकर, मिट्टी के बने बर्तन या खिलौने या मूर्ति को सुखाकर उसे आग में पकाकर एकदम तैयार कर लेते थे। और पत्थरों से बनी मूर्तियाँ, सुंदर ठप्पे और तांबे की भी बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों के कार्य कुशलता को उजागर करती है। यानी इस मेले में इतनी कारीगरी चीज़ देखने को मिलते हैं कि आप सोचने को मजबूर हो जाइएगा कि लोग अपने हाथों से इतने सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण करते हैं। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं, यानी हाथों से बनाने वाले, हाथों से खिलौने बनाना या मूर्तियाँ बनाने वाले कलाकार भाग लेते हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप हैं। वो मेले में ऐसी व्यवस्था की जाती थी क्योंकि वो मेला ही था अंतर्राष्ट्रीय मेला, और इसलिए सबको पता था वहाँ पर जो भी मेला आयोजित करते हैं उस एक कमेटी होती है जो मेला को आयोजित करते हैं, तो वे अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग मंडप तैयार करते हैं और उसी मंडप में अलग अलग राज्य से आए कलाकार लोग अपने चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है ना। देखो, भारत में कई राज्य हैं और कई राज्यों का एक जगह जमा होना ही विविधता में एकता को प्रकट करती है। इसीलिए कहा है ये मेला ऐसा मेला है जहाँ ये विविधता में एकता का प्रदर्शन करता है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, नमूना मतलब एग्जाम्पल है। ऐसे मेले से हमारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है ना। यहाँ पर इस मेले में तरह तरह के हस्तशिल्पी चीज़ें बिक्री होती है। सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर हाथ से बनाए गए खिलौने, इन चीज़ों को लोग देखकर उत्साहित होते हैं, उसे खरीदते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं और उन्हें अपने घरों में सजाते हैं। तो लोगों का उत्साहित होना, उसे देखना, खरीदना, ये सारी चीज़ें देखकर हस्तशिल्पी कलाकारों को बहुत खुशी मिलती है। और इस तरह कुटीर उद्योग वे ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसीलिए कहा गया है ऐसे मेलों से हमारे
कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक हमारी चीज़ों को कोई खुशी से ना देखे, ना खरीदे, तो हमारे अंदर एक निराशा आती है। लेकिन इस मेले में ये देखा गया है कि लोग हस्तशिल्पी चीज़ों को बड़े खुशी से खरीदते हैं और उन्हें अपने घरों में ले जाकर सजाते हैं। तो इससे हस्तशिल्प कलाकारों को खुशी मिलती है, उत्साहित होते हैं वे, उन्हें इंकरेजमेंट मिलती है। ऐसे मेलों से हमारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इन चीज़ों को देखकर हमारे मन में एक विचार आता है कि उस समय के लोग या उस समय के कलाकार लोग कितने कारीगरी से चीज़ें बनाते थे और वही संस्कृति अब तक चली आ रही है। तो इसीलिए कहा है कि ऐसे मेलों में सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। लोगों को मालूम है, जो भी मेला लगता है तो लोगों की भीड़ होती है, तो उस भीड़ में लोग तरह तरह के झूले वगैरह लगाते हैं। संगीत का समारोह वहाँ जमता है, माने वहाँ लगता है। लोग नृत्य समारोह में भाग लेते हैं। इस मेले में ये सारी चीज़ें इस मेले में चार चांद लगा देते हैं, यानी मेले की सुंदरता बढ़ा देती है। मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। यानी अंकन ने अपने मित्र संजीव को हस्तशिल्पी की जानकारी देकर उसे लग रहा है कि इतने अच्छे जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और इसलिए वह कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। सादर प्रणाम हम बड़े आदर के साथ अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। और विशेष रूप से माता पिता हो या चाचा चाची हो, इनको हम दादा दादी हो, इनको हम सादर प्रणाम ही कहते हैं। तुम्हारा मित्र अंकन, यानी इस पत्र को किसने लिखा है? अंकन ने लिखा है। किसे लिखा है? राजीव को लिखा है। कहाँ से लिखा है? दिल्ली से लिखा गया है ये पत्र। और ये मेला किस शहर में लगता है? फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड नाम का एक स्थान है, और उसी स्थान का नाम से ये सूरजकुंड मेला के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद शहर में ये मेला लगता है। तो ये है हस्तशिल्प कला का विशेष मेला, यानी सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प चीज़ों की जानकारी मिलती है। हस्तशिल्पी चीज़ों की चीज़ें बिक्री होती है, उन्हें देखने का मौका हमें मिलता है। सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। पेज नंबर 61 खोलिए। सूरजकुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है? 4 ऑप्शन है। पुस्तक मेले का, दीपावली मेले का, हस्तशिल्प मेले का, सावन मेले का। हस्तशिल्प को टिक करें। इनमें से कौन सी चीज़ें इस मेले में नहीं होती है? मिट्टी के खिलौने, तांबे के बनी वस्तुएं, पत्थर की बनी मूर्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं में चिन्ह लगाइए। यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है? संस्कृति की विकास का, विशेष उपलब्धियों का, विविधता में एकता का, अनेक कौशलों के विकास का। विविधता में अनेकता का। विलोम शब्द की ओर बढ़िए। भाषा से विलोम शब्द लिखो। आशा का निराशा, एकता का अनेकता, प्रशंसा निंदा, उपयुक्त अनुपयुक्त, मुख्य गौण, लघु विशाल।
इसको ध्यान से देखिए और पुस्तक में ही लिख लीजिए। पेज 62 निकालिए, या नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए समान लगने वाले भिन्नार्थक शब्दों का अंतर समझो। भिन्नार्थक यानी एक जैसा दिखता है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसको भिन्नार्थक शब्द बोला गया है। प्रमाण, देखिए प्र और मान, प्रमाण मतलब सबूत। यहाँ भी देखिए प्रनाम, न है पहले, म नहीं, प्रणाम यानी नमस्कार। परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा, द रिजल्ट। परिमाण, परिमाण यानी मात्रा, द क्वांटिटी। ओके, यहाँ प्रमाण सबूत यानी प्रूफ, प्रणाम नमस्कार यानी विश, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। अब इन्हीं शब्दों को सही जगह पर भरकर पूरा करना है। यहाँ देखिए, हमें घर आए अतिथियों को प्रणाम करना चाहिए। ख, प्रमाण के आधार पर चोर को सजा हुई, प्रमाण यानी सबूत के आधार पर। ग, भोजन सदा सही परिमाण में खाना चाहिए, सही क्वांटिटी में खाना चाहिए, परिमाण। आज हमारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, परिणाम यानी रिजल्ट, नतीजा। यहाँ देखिए, पाठ में आए ता प्रत्यय वाले शब्द छांटकर लिखो। ता जैसे कुशलता, सभ्यता, विविधता, एकता। ध्यान से देखिए, ता प्रत्यय है, कुशलता, सभ्यता, विविधता और एकता। आज की पाठ में यही समाप्त करती हूँ चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे।